अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशस्तों से शुरू होने वाला आईनी और कानूनी तनाज़ा आज बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है, क्योंकि आईनी बेंच ने 12 जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने का अक्सरियती फैसला कलअदम करार दे दिया है। आईनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करते हुए करार दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है और ये 77 मखसूस नशिस्तें नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF और दीगर जमातों में तकसीम की जाएं। अहम बात यह कि 13 रुकनी आईनी बेंच ने 7-5 की अक्सरियत से यह फैसला दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी फैसला देने वाले जजेस में शामिल है। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अपना 12 जुलाई का फैसला बरकरार रखा है, जबकि जस्टिस अली मोहम्मद मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने साबिक फैसले को जुज़वी तौर पर बहाल रखा है, जबकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पहले ही समाअत में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने आज केस सुनने से माजरत कर ली थी। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें फरवरी 2024 में होने वाले इलेक्शन के बाद से आईनी और कानूनी तनाज़े की वजह बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच ने 12 जुलाई 2024 को 8-5 की अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 8 रुकनी अक्सरियती फैसला तहरीर करते हुए करार दिया था कि 80 आज़ाद अरकान में से जिन 39 अरकान ने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तस्वुर होंगे और बाकी 41 अरकान आइंदा 15 रोज में अपनी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा कराएं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके हिस्से की मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। अहम बात यह है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तो दे दिया, लेकिन इस फैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका था। इस फैसले के बाद 6 अगस्त 2024 को हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में सेकंड अमेंडमेंट कानून मंजूर किया, जिसके मुताबिक कोई भी आज़ाद हैसियत में जीतने वाला रुकन असेंबली 3 दिन की दी गई आईनी मोहलत के बाद किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेगा और एक बार किसी जमात में शमूलियत के बाद रुकन अपनी जमात तब्दील नहीं कर सकेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस कानून का इतलाक 2017 से इलेक्शन एक्ट के निफाज से किया गया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया और 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर 13 रुकनी आईनी बेंच ने रवा साल मई में समाअत का आगाज किया और आज 17 समाअतों के बाद इस पर फैसला सुनाया गया। नजरसानी केस के दौरान पहली समाअत में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन और दीगर की नजरसानी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी थी, जिसके बाद 11 रुकनी बेंच ने केस पर मजीद समाअत जारी रखी और आज आखिरी समाअत के दौरान जस्टिस सलाउद्दीन पवर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान के एतराज पर बेंच से अलग हो गए, जिसके बाद 10 रुकनी बेंच ने मामले पर समाअत करके फैसला महफूज किया था, जो अब से कुछ देर पहले सुना दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान साहब ने, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील भी हैं। बहुत बहुत हामिद खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या आपके इनिशियल रिमार्क्स है इस फैसले पर? आप लोगों के हक में 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके मुताबिक आपको ये नशिस्तें मिलनी थी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें मिलनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तब्दील कर दिया है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ ये बहुत गलत फैसला है। ये ज्यूरिस्डिक्शनली भी गलत है, ये ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं रही थी इनके पास, क्योंकि 13 जजेस का फैसला कभी 12 जज या 10 जज जो है रिव्यू नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर ये जो रिव्यू बेंच बना था, ये आइन के, कानून के और हर किस्म की ज्यूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ था। लिहाजा इसके फैसले को मैं समझता हूँ ये नलिटी है। और इंटरेस्टिंगली दो जजेस, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब, जो कि 8 जजेस में शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि 39 नशिस्तें तो फौरी तौर पे पीटीआई को मिलनी चाहिए, 41 के हवाले से वो अपने सर्टिफिकेट जमा करवा दे तो वो भी पीटीआई को मिलेगी। उन्होंने भी अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है। अब इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये अफसोस की बात है कि उन्होंने पोजीशन अपनी चेंज की है। वो एग्री नहीं किया है दूसरों के साथ, लेकिन उन्होंने इसको फैक्चुअल डिस्प्यूट बना के कहा कि जी इलेक्शन कमीशन फिर से देखे और ये करे वो जी करे। जो माजी में जस्टिस आफरीदी साहब की राय थी। मैं समझता हूं कि वो इनका व्यू बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उन्हें अपने पुराने व्यू पर कायम रहना चाहिए था। ये मेरी जो ऑब्जेक्शन था वो यही था कि देखिए, आपने जो बेंच बनाया है वो वन साइडेड बेंच बना दिया है। इसमें जो नए पैक किए हुए जजेस हैं उनको सबको बिठा दिया है और जो सीनियर जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला लिखा था और जो
उस फैसले की मेजॉरिटी में शामिल थे, उनको आपने बाहर बिठा दिया। तो ये तो वैसे ही गलत बेंच था और ये फैसला करने का मजाज ही नहीं था। और ये बात साबित हो गई कि इसमें मेजॉरिटी जजेस जो थे उनको बाहर बिठाने की वजह से ये मामला जो है वो खराब हुआ। लेकिन हम सब इस पर तो ऑब्वियसली बेंच ने भी समाअत के दौरान ये कहा कि अब तो आईनी बेंच का एक तस्वर है ना 26वीं तरमीम के बाद, और उनमें अगर वो जजेस शामिल ही नहीं है जिन्होंने 12 जुलाई 2024 को फैसला दिया था, तो उनको कैसे शामिल किया जाता है? इसको जानबूझ के उन्होंने नहीं शामिल किया, वरना कोई अमर बाने नहीं था कि जुडिशल कमीशन जो है इन जजेस को इस केस के लिए अपने वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा न बनाता। ये मेरा आर्गुमेंट था कि आपको क्या मजबूरी थी भाई, आप जुडिशल साइड पर केस सुन रहे थे, आप डायरेक्ट करते एक एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को कि आप वो बेंच इस केस के लिए बनाए जो कि आइन और कानून के मुताबिक है, उतने ही जजेस पर, उन्हीं ही जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो आप डायरेक्शन देते, आपने डायरेक्शन क्यों नहीं दी? तो बेसिकली बात यह है कि इसमें जो नजर आ रही है, बड़ी वाज़ेह जो कमजोरी नजर आ रही है, फैसला बिल्कुल हर लिहाज से गलत हुआ है। हम सब आमतौर पर हम देखते हैं कि नजरसानी केस में जो स्कोप होता है फैसला तब्दील होने का बहुत कम होता है, कोई आईनी नुक्ता ऐसा रह गया हो तो उसी की बुनियाद पर होता है। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको मुस्तरद करके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। तो क्या आप लोगों ने केस आर्ग्यू नहीं किया दुरुस्त तरीके से? ये वजह या कोई और वजह है इसकी? देखिए, आर्ग्यू बहुत लंबा चौड़ा हुआ है। आर्ग्यू तो उन्होंने नहीं किया। हमेशा बर्डन जो होता है पिटिशनर पे होता है, वो बताए क्या गलती है। वो तो बता ही कुछ नहीं सके, वो तो एक दिन आर्ग्यू करके भाग गए। उनको ये पता था कि फेवरेबल बेंच बन गया है, फैसला हमारे हक में आना है, क्योंकि जिन जजेस ने फैसला किया था मेजॉरिटी, उनको बाहर बिठा दिया है। लिहाजा ये तो पहले से मैनिपुलेट करके बेंच को इन्होंने फैसला लिया है, इंसाफ के मबनी नहीं है। और हर तरह से हमारा आर्ग्यूमेंट बड़ा हैवी था, इसीलिए इनने बार बार हमने ऑब्जेक्ट किया कि फिर आप वही बेंच बनाए जो पहले बेंच था, जिसने सुना है और जो कि दुनिया भर का जूरिस्प्रूडेंस है। आप उसकी सबकी वॉयलेशन करके ये बेंच जो है वो बनाया गया है, और ये बेंच फैसला करने का मजाज ही नहीं है। अभी पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मायूसी हुई है फैसले से, लेकिन कह रहे हैं अब कोई लीगल फोरम नहीं है तो हम पार्लियामेंट में या सड़कों पर एहतजाज कर सकते हैं। ऐसा ही है, कोई लीगल फोरम नहीं है अब आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल फोरम होता है जिसने हमारे हक में फैसला किया है। उन्होंने रिव्यू में मैनिपुलेट करके बेंच बिल्कुल गैर आईनी बना के उससे ये फैसला तब्दील करवाया, जो इस हद तक वो दुरुस्त कहते हैं कि अब रिव्यू के बाद तो रिव्यू नहीं होता जी। लेकिन बहरहाल एक गलत फैसला है जिसका हमेशा बर्डन सुप्रीम कोर्ट पे रहेगा, जिस तरह पहले गलत फैसलों का आज तक बाज़गश्त आती रही। तो हम सब पहले हमने ये देखा कि जब 12 जुलाई को फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। बाद में हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में ही तरमीम कर दी कि कोई भी शख्स जो है वो 3 दिन के बाद अपनी वाबस्तगी चेंज नहीं कर सकता, या जो एक दफा वाबस्तगी जाहिर कर दे उसको तब्दील नहीं कर सकता। ये 2017 का एक्ट ही उन्होंने तब्दील कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब ये फैसला आपको लगता है कि ईसीपी फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद कर देगा, और जो 77 नशिस्तें जो माजी में भी इन पार्टीज को तकसीम की गई थी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद, वही होने जा रहे हैं दोबारा? यही नजर आ रहा है, क्योंकि ये सारी मिली भगत है। ओके, तो आपको लगता है ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा फौरी तौर पे? नहीं, फैसला ही उन्होंने दिया है, इंप्लीमेंट क्या करना। ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, अमल दरामद उस पे इलेक्शन कमीशन ने करना है। फैसला है, ये हुकूमत ने इस फैसले के लिए जितनी कलाबाजियां खाई हैं आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, इसके बाद शाहजेब खानजादा से आज के फैसले पे तज्ज़िया हासिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक में मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटिशन में इस फैसले को तब्दील कर दिया है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, यानी कि अब मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम होंगी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तहज़ीरकार शाहजेब खानजादा ने। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसा देखते हैं इस फैसले को आप?
जाहिर है शहजाद एक मुतनाज़ फैसला है और अफसोस की बात है कि मुतवक्के फैसला है। अदालतों के फैसलों की अगर तवक्को पहले से ही की जाने लगे कि अपना ही फैसला सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी में कलअदम करने वाली है और उसका आईनी बेंच कलअदम करने वाला है, तो उसी से पता चल जाता है कि मामला कितना मुतनाज़ है और जो फैसला आया है वो भी मुतनाज़ है। और आज से नहीं है, जिस दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया गया उस दिन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुतनाज़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट मुतनाज़ रहा है। आप पहले एक जमात को बल्ले के निशान से महरूम करते हैं, उसके बावजूद वो जमात सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरती है, उसके बाद आप उसको मखसूस नशिस्तों से महरूम करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट अगर फैसला दे भी दे तो सुप्रीम कोर्ट का अपना जो बेंच है वो फैसला देता है 13 रुकनी कि नहीं ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बनती है और इलेक्शन कमीशन उस फैसले पर अमल नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से 8 जजेस की तरफ से 2 दफा वजाहत आती है कि अगर इलेक्शन कमीशन ताखीर करेगा तो इसके नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन फिर भी नहीं अमल करता, फिर आपको पता ही है तरामीम होना, आईनी बेंच बनना, बेंच बनने के बाद यह फैसला आना। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में जब जब जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया, जब जब आइन और कानून की पासदारी या बालादस्ती के खिलाफ मामलात गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना हिस्सा डाला। भुट्टो साहब को फांसी देना हो, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसले हों और फिर अब यह फैसला, चाहे वो बल्ले के निशान से लेकर अब तक के फैसले, जब भी तारीख लिखी जाएगी उसमें लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तसलसल जारी रखा है पाकिस्तान में जमहूरियत और जो आइन और कानून की बालादस्ती है उसके खिलाफ। शाहजेब, जब 12 जुलाई 2024 को फैसला आया, जैसे आपने बताया इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि इलेक्शन एक्ट में हुकूमत ने तरमीम कर दी थी जिसमें कहा था कि कोई भी शख्स अपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 दिन के अंदर उससे फैसला करना है कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है और फैसले करने के बाद वो पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। और ये फैसले का इतलाक उन्होंने कहा था 2017 जब इलेक्शन एक्ट का नफाज हुआ था उस वक्त से होगा, तो उस वक्त तो टाल मटोल करती रही। अब आपको लगता है इलेक्शन कमीशन मजीद टालेगा या फैसले पर फौरी अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि टालेगा। हो सकता था कि इलेक्शन कमीशन शायद फैसला आने से पहले ही इस पर अमल दरामद कर देता, मगर वो मुमकिन नहीं था। पहले तो आपको याद होगा कि जब वो टाल मटोल की गई उसके बाद भी जजेस की तरफ से ये वजाहत आई थी कि जो एक्ट में तब्दीली है उसका जो इतलाक है वो माजी से नहीं होगा, मगर उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना था। अब कतई तौर पर मेरा ख्याल इस बात की तवक्को नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई भी डिले करेगा। 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को मिलने जा रही है या फिर हुकूमत इत्तेहाद को मिलने जा रही है, इसमें किसी भी किस्म की ताखीर की तवक्को इलेक्शन कमीशन से नहीं की जा सकती। ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक जॉब थी इनकी मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराना, वो नहीं कराए। उसके बाद जो मामला था वो नशिस्तों के हवाले से था। देखिए, जिन जमातों को अवाम ने वोट दिए वो आइन के मुताबिक ये है कि अवाम ने आपको वोट दिए, आइन के मुताबिक आपको नशिस्तें मिली और आइन के मुताबिक उसके तनासुब से आपको मखसूस नशिस्तें खवातीन और अक़लियतों की मिलनी चाहिए थी। मगर अब इन जमातों को उससे ज़्यादा नशिस्तें मिलने जा रही हैं जिस हिसाब से अवाम ने इनको वोट दिया था। पहले तहरीक इंसाफ को ज़ाहिर बल्ले का निशान से महरूम किया, मगर अक्सरियत अवाम ने उनको दी, हुकूमत वो नहीं बना सके और अब उन्हें मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया गया। लेकिन इसमें अब हुकूमत फ़ायदा क्या हासिल करेगी? पिछले साल सियासी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे, अब हुकूमत मजबूत नजर आ रही है, यानी कि 1 पेज की बात होती थी, बल्कि अब तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हाइब्रिड गवर्नमेंट जो है वो मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल तय कर सकती है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब हासिल क्या कर सकती है हुकूमत इतनी मेजॉरिटी के बाद? एक जो बाजार नजर आता है कि अगर कोई तरमीम कर रही है तो शायद कौमी असेंबली के हद तक JUIF की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि अब मखसूस नशिस्तें MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। देखिए, और मगर ऐसी तरमीम करनी क्या है? हमने देखा माजी में भी जब ये 26वीं तरमीम करने जा रहे थे तो मौलाना को मना लिया, मौलाना ने कुछ चीज़ें 26वीं आईनी तरमीम से निकलवा दी और हुकूमत मौलाना को मनाने में कामयाब हो गई। जहाँ तक हुकूमत के सर्वाइवल का बात है, जैसे आप कह रहे हैं सेम पेज, तो शहजाद हमने देखा है माजी में कि आपकी असेंबली में तादाद कितनी है अरकान की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पेज सेम है या नहीं है, इस बात से फ़र्क पड़ता है। मियाँ नवाज शरीफ साहब की 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत थी, नहीं सर्वाइव कर पाई क्योंकि आपकी नहीं बन रही थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दोनों हुकूमतें नहीं सर्वाइव कर पाई, नहीं बन रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब मेजॉरिटी लेकर आए थे 2013 में, नहीं सर्वाइव कर पाए क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ सेम पेज नहीं था। इमरान खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं थी, मगर 3.5 साल ताकतवर तरीन वजीर आजम के तौर पर सामने आते थे और खुद कहते थे मैं सारे काम एजेंसियों से कराता था, अपने इत्यादियों को मैनेज कराता था। मगर जिस दिन सेम पेज फटा उस दिन हुकूमत चली गई। तो आपकी असेंबली में तादाद कितनी है, हुकूमत के मजबूत होने या ना होने का पाकिस्तान में तारीखी तौर पर ताल्लुक इस बात से नहीं है, आप सेम पेज पर इदारों के साथ हैं या नहीं है, इस बात से है। और इस वक्त जो सेम पेज है वो तो ऐसा है कि फिलहाल तो नहीं लगता, जिस दिन अगर ये फटता है तो उसके बाद शायद इन ये जो नंबर्स हैं, ये जो तादाद है, इसकी अहमियत ना रहे। अभी तक तो शहबाज शरीफ साहब के होते हुए मुश्किल नजर आ रहा है।
राइट। और ये बताइएगा शाहजेब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब आगे क्या है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें उनको मिलेंगी नहीं, मिलती तो उनकी तादाद असेंबलियों में ज़्यादा हो जाती, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में तकसीम दर तकसीम नजर आती जा रही है। मतलब इख्तलाफात तो थे, लेकिन अब इस हद तक पहुंच गए कि अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि इमरान खान माइनस हो गए हैं। बजट का मामला, जिसमें इमरान खान ट्वीट करते हैं बजट नहीं पेश किया जाएगा, अली अमीन गंडापुर साहब पेश करते हैं, फिर कहते हैं पेश तो कर दिया है, मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन फिर मंजूर भी कर दिया, और उस पर भी इख्तलाफात है। कोई कह रहे हैं सियासी कमेटी का फैसला था कि मंजूर करें, कोई कहता है कि नहीं जल्दी क्या थी, 8-10 दिन बात कर लेते। तो ये इख्तलाफात के जब सामने रखते हैं तो तहरीक इंसाफ को कैसे आप आगे देख रहे हैं? देखिए ज़ाहिर मसाइल में नजर आ रही है, तितर बितर नजर आ रही है, और अब तो कोई और नहीं कह रहा। जो इल्जाम दूसरे लोग लगाते थे तहरीक इंसाफ के लोग आपस में खुद लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज आती है खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर रहनुमा तहरीक इंसाफ के खुद बताते हैं कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं और पार्टी में दरारें डाल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे तो वो यूट्यूबर्स हैं जो कि सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। वो जब खिलाफ बात करते हैं, पार्टी में दरारों की बात करते हैं, तो वो डॉलर्स कमाते हैं। ये खुद तहरीक इंसाफ के लोग कहते नजर आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब पर अलीमा खान साहिबा सवाल उठा रही हैं, अलीमा खान साहिबा को अली अमीन गंडापुर जवाब दे रहे हैं। तो पार्टी के अंदर जो इस वक्त इख्तिलाफात हैं वो ज़ाहिर है अपने इस वक्त पीक पर नजर आ रहे हैं। और इसमें शहजाद पहले भी आपके एक प्रोग्राम में बात हुई थी कि अगर मुल्क में आइडियल डेमोक्रेसी हो तो वो होना चाहिए जो कि अवाम चाहते हो। अवाम ने अगर तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, उनकी हुकूमत होती है। अगर आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है तो माजी की मिसालें हमारे पास ये जरूर सामने हैं कि जब नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दीवार से लगाया गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना वक्त लेकर रास्ता निकालने की कोशिश की। अब इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, पाक इंडिया तसादुम होने के बाद, इसके बाद जो अमेरिका के साथ मामलात हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सदर ट्रंप से, वो भी जब अब नहीं नजर आ रहा और सदर ट्रंप मुलाकात करते हैं फील्ड मार्शल से, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत है कि आपने सोशल मीडिया पर रोजाना की बुनियाद पर जंग जीतनी है या फिर मुल्क के हालात को देखते हुए अपने लिए रास्ता निकालना है। आइडियल जमहूरियत होती, आपको रास्ता मिल जाता, नहीं है मुल्क में आइडियल जमहूरियत, तो क्या माजी में आपको सीखना चाहिए कि क्या कंडक्ट था दीगर सियासतदानों का रास्ता निकालने के लिए, या फिर यही पॉलिसी बरकरार रखनी चाहिए? क्योंकि अब खुद तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब खानजादा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, फिर हम मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। ईरान पर अमेरिका के हमले और ईरान के जवाबी हमलों के बाद 3 दिन पहले इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोजा जंग का इख्तिताम हुआ था, जिसका ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। लेकिन इसी जंग के दौरान अमेरिका के ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमलों के नतीजे में होने वाले नुकसान से मुतल्लिक अभी तक सवालात उठाए जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया, बिलखुसूस अमरीकी मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स में सदर ट्रंप समेत पूरी इंतजामिया के ईरानी जौहरी प्रोग्राम को तबाह करने के दावों के बरक्स ये इंकशाफ किया जा रहा है कि अमरीकी हमले में ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि सिर्फ चंद माह पीछे चली गई हैं। इसी हवाले से पिछले रोज अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ और पेंटागन के चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ डैन केन ने इतवार के बाद दूसरी मरतबा पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें अमरीकी हुकाम की जानिब से एक मरतबा फिर इसे ईरान पर अमरीकी हमलों को कामयाब करार दिया गया। प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी वजीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से मुतल्लिक सवालात का सामना भी करना पड़ा, जिसके नतीजे में अमरीकी वजीर दिफा अपने ही मीडिया पर अमरीकी हमलों और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी को डाउन प्ले करने का इल्जाम लगाते नजर आए। साथ ही कल की प्रेस ब्रीफिंग में अमरीकी वजीर दिफा की जानिब से ऐसा रवैया नजर आया जो कि अमरीकी हुकाम की जानिब से पहले नहीं देखा गया। Whether it's fake news, CNN, MSNBC, or the New York Times, there's been fawning coverage of a preliminary assessment. I've had a chance to read it. Every outlet has breathlessly reported on a preliminary assessment from DIA. Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard. It's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump. Because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. Maybe the way the Trump administration has represented them isn't true. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it. Spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. Jennifer, you've been about the worst. The one who misrepresents the most intentionally. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वजीर दिफा की इस प्रेस ब्रीफिंग को शानदार और पेशेवराना करार दिया है और अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स से फेक न्यूज रिपोर्टर्स को निकालने का मुतालबा भी किया है।
इसके अलावा एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में लिखा कि ईरानी जोरी साइड फोर्दों पर मौजूद कारें और छोटे ट्रक्स उन मजदूरों के थे जो शाफ्ट के टॉप को ढांपने की कोशिश कर रहे थे। तनसीब से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया, उसमें बहुत वक्त लगता है, यह बहुत खतरनाक और भारी और मुश्किल होता है। यहां यह वाज़ेह है कि सदर ट्रंप का बयान उन मीडिया रिपोर्ट्स के जवाब में सामने आया जिनमें यह दावा किया गया था कि अमेरिकी हमले से पहले ही मुमकिन तौर पर ईरानी जोरी तनसीबात से यूरेनियम निकाल दिया गया था। सदर ट्रंप के ये बयानात और अमरीकी वजीर दिफा और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की प्रेस ब्रीफिंग ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि उससे कुछ देर पहले ही ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी ने जंग बंदी के बाद पहली मरतबा खिताब में कौम को फतह पर मुबारकबाद दी और कहा कि अमरीका ईरानी तनसीबात पर हमले करके कोई अहम मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम लीडर ने सदर ट्रंप के हवाले से कहा कि उन्होंने गैर मामूली तरीकों से वाकयात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और यह साबित हुआ कि उन्हें इस मुबालगा आराई की जरूरत थी। सुप्रीम लीडर खामेनी ने कहा कि अमेरिका सिर्फ इसलिए जंग में मुदाखलत कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने मुदाखलत ना की तो सहयूनी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के बाद ईरान की शोरा निगवान ने भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से तावन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी है। इस तमाम सूरत-ए-हाल में ईरान और अमरीका के जोरी मुज़ाकरात से मुतल्लिक एक मरतबा फिर से मुख्तलिफ तजावीज़ की खबरें सामने आ रही हैं। इसी हवाले से अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने ज़राए के हवाले से यह खबर दी है कि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में $30 अरब तक की सरमायाकारी की तजवीज़ देने का इम्कान है। अमरीका की मुमकिना तजवीज़ में ईरान पर पाबंदियों में नरमी और ईरान के अरबों डॉलर के फंड्स तक रसाई भी शामिल है। खबर के मुताबिक ये इब्तदाई और मुसलसल तब्दील होने वाली तजावीज़ हैं, लेकिन यूरेनियम अफजोदा ना करने की शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तजावीज़ में ज़ेर गौर नुकात में ईरान के सिविलियन तवानाई के मकासद के लिए नॉन इनरिचमेंट न्यूक्लियर प्रोग्राम में 20 से 30 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी शामिल है, लेकिन यह रकम अमरीका बराह रास्त फराम नहीं करेगा, बल्कि अमरीका चाहता है ये अदायगी अरब इत्तेहादी करें। अहम बात यह कि सदर ट्रंप की जानिब से 2 रोज़ पहले यह बयान आया था कि अमरीका अगले हफ्ते ईरान के साथ मुज़ाकरात करेगा, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर ट्रंप के बयान की तरदीद करते हुए कहा है कि जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से ईरान के साथ बातचीत का कोई फैसला नहीं किया गया है। दूसरी जानिब अब गजा में जारी इसराइली जारियत खत्म होने के हवाले से भी अहम पेशरफ्त सामने आ रही है। इसी हवाले से कल इसराइली मीडिया की जानिब से यह खबर सामने आई कि अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 2 हफ्तों में गजा में जंग खत्म करने पर इत्तफाक कर लिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक अमरीका के ईरान पर हमले के बाद पीर की रात दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें गजा में जंग के फौरी खात्मे और अब्राहम एकॉर्ड को तौसी देने पर इत्तफाक किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर इस बात पर इत्तफाक किया कि गजा की जंग आइंदा 2 हफ्तों में खत्म कर दी जाएगी और उसके बाद 4 अरब ममालिक जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र भी शामिल हैं, हमास की जगह गजा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगे और हमास की क़यादत को जिला वतन कर दिया जाएगा और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि गजा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को कुछ नामालूम ममालिक में बसाया जाएगा, जबकि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे और दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में सीज़ फायर के बाद से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर मुसलसल पजीराई मिल रही है, जबकि भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा है। इसी हवाले से कल चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा के इजलास के अख्ताम पर भारत ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जबकि दीगर 9 ममालिक ने मुश्तरका एलामिया से इत्तफाक करते हुए उस पर दस्तखत किए थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में बलूचिस्तान में बदअमनी बिलखसूस जाफर एक्सप्रेस के वाक़े का तो जिक्र था, लेकिन पहलगाम का कोई जिक्र नहीं था। इसलिए भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान मौक़िफ़ की तायद समेत तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जो इस वक्त मकामी सूरत हाल है, जो सियासत पर भी बात करेंगे, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मीर साहब कई सारी खबरें हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी मकामी सतह पर भी, बारी बारी आपसे बात करेंगे इन पर। सबसे पहले बात करते हैं कल SCO इजलास की, जहां पे जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एलामिया पे दस्तखत करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस एलामिया में SCO का जो एलामिया था उसमें जाफर एक्सप्रेस का जो हमला था बलूचिस्तान में उसका तो जिक्र था, पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था। बाकी 9 ममालिक ने दस्तखत किए इस पर। आपको क्या वजह नजर आ रही है इसकी कि जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है भारत का, खासतौर पर सीज़ फायर के बाद से जो पाकिस्तान की जंग के बाद हुआ, उसमें जो भारत का मौक़िफ़ है उसको नहीं सुना जा रहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जो है हर जगह सुना जा रहा है। शहजाद इकबाल साहब, ये जो SCO का इजलास था, इस इजलास में 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं। एक मीटिंग में तो डिफेंस मिनिस्टर्स थे और उससे पहले एक मीटिंग थी, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स थे।
दोनों जो मीटिंग्स थी उसमें जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, अगर आप उनकी तकरीर और जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उनकी जो तकरीर है उसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे उनके इंडियन काउंटर पार्ट्स के साथ, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि जो पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे, यानी कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन दोनों की जो तकारीर थी इसमें फैक्ट्स थे, फिगर्स थी। इसमें बताया गया था कि पाकिस्तान जो है उसके पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में अनडिनाइबल एविडेंस है। फिर नंबर्स दिए गए थे कि किस इलाके में कितने ऑपरेशन हुए हैं, कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, कितने टेररिस्ट जो हैं जब उनको पकड़ा या मारे गए तो उनके लिंक्स जो हैं वो किस किस मुल्क के साथ मिलते थे। तो जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उन दोनों की जो तकरीर थी, उन तकरीर में एविडेंस बेस्ड आर्गूमेंट्स दिए गए थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जिनको कि आप या मैं भी काउंटर चेक कर सकते हैं। जबकि जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे और जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे अजीत डोवल, उन्होंने एक अपना जो इंडिया का रवायती एक नैरेटिव है जिसमें वो झूठ बोलते हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होती, सबूत नहीं होते, तो उन्होंने अजीत डोवल ने भी और राजनाथ सिंह ने भी अपनी अपनी तकरीर में पहलगाम वाक़े की बात की और कहा जी कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था उसका मकसद जो था वो दहशतगर्दी का खात्मा था। लेकिन उन्होंने पहलगाम वाक़े के पीछे पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया, जबकि पाकिस्तान जो है उसने जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या है उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के वाज़े सबूत वहाँ पे पेश किए। और हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने बार बार वहाँ पे ये कहा जी कि हम आपको इस हवाले से एविडेंस भी दे सकते हैं, और एविडेंस उनकी तकरीर में भी मौजूद थी। ये थी वो बुनियादी वजह। अब जो अजीत डोवल ने जब तकरीर की तो उस तकरीर के बाद जो आसिम मलिक साहब की तकरीर थी उसमें उन्होंने उसको बिल्कुल नॉकआउट कर दिया। इसी तरह राजनाथ सिंह की जो तकरीर थी उसके बाद ख्वाजा आसिफ की तकरीर थी, ख्वाजा साहब ने उसको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया, और उसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा जी कि मैंने अब ख्वाजा साहब की तकरीर का जवाब देना है, लेकिन उन्होंने कहा जी वहाँ पे जो मेज़बान थे उन्होंने कहा जी यहाँ पे ऐसी कोई रवायत नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है या पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक लेवल पर जो कामयाबियाँ नसीब हो रही हैं उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो टेररिज्म के खिलाफ जो एक लंबी एक जो स्ट्रगल की है और बहुत सेक्रीफाइसेस की हैं, तो अब आप खुद जानते हैं कि हम पाकिस्तान में रोज़ाना सुनते हैं जी कि हमारी फ़ौज का कोई मेजर, कोई कप्तान, सूबेदार, हवालदार, फौजी जवान जो है वो फलां जगह पे शहीद हो गया, फलां जगह पे शहीद हो गया। तो जाहिर बात है जब वो शहीद होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी होती है, कोई एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है, उसके हमारे पास सबूत होते हैं। फिर जब हम बंदे पकड़ते हैं, उन बंदों से इन्वेस्टिगेशन होती है, पता चलता है कि ये कहाँ से आया था, अगर अफगानिस्तान से आया था वहाँ इसका हैंडलर कौन था। अब जिस तरह के ये थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले कराची में और लाहौर में कुछ इंडियन एजेंट पकड़े गए हैं, तो उनके जो हैंडलर हैं वो इंडिया की फौज का कर्नल है और एक मेजर है, और आपके पास सबूत मौजूद हैं, उनकी जो कन्वर्सेशन है उनके साथ वो भी मौजूद है। तो ये सारे हमारे पास सबूत मौजूद है, इंडिया के पास सबूत मौजूद नहीं होता, तो लिहाजा वो झूठ बोलते हैं, इसलिए उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। और मीर साहब, इसी किस्म की नैरेटिव और फैक्ट्स के दरमियान एक जंग इसराइल और ईरान की जंग के बाद भी चल रही है। अमेरिका में हम देख रहे हैं कि जो उनकी डिफेंस मिनिस्टर है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ की जो अफवाज के सरबराह जो है इंटेलिजेंस के, उन्होंने बात की और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है जो जोहरी तनसीबात थी ईरान की। ईरान का मौक़िफ़ इसके बरक्स है, वो कहते हैं कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हम पहले ही मुंतकिल कर चुके थे जो इनरिच्ड यूरेनियम है। लेकिन अब अहम बात यह है कि जो अमेरिका का मीडिया है वो भी सवाल उठा रहा है कि कितना नुकसान पहुंचाने में आप कामयाब हुए हैं ईरान को, और आपके दावे कितने दुरुस्त हैं, जिसकी वजह से जो इंतजामिया है अमेरिका की वो अब मीडिया को वहाँ पर ब्लेम कर रही है। इस पूरे हालात में आपको लगता है कि जो इस वक्त मुज़ाकरात की बात हो रही है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात पर आ जाएगा, कोई मुस्तकिल अमन की आपको नज़र आ रही है कि इस वक्त राह हमवार हो रही है मशरक़ वस्ता में? नहीं जी, बदकिस्मती से मुझे मशरक़ वस्ता में अमन की राह हमवार होने की कोई सूरत इसलिए नज़र नहीं आ रही कि जो मशरक़ वस्ता का जो अमन है ये उस वक्त तक हल नहीं हो सकता
ये उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। अब फ़लस्तीन का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास की, उससे पहले जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की, और इजराइल जो है वो UN जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन 181 के तहत मार्ज वजूद में आया, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इजराइल के साथ साथ एक फ़लस्तीनी रियासत भी कायम करें। लेकिन इजराइल जो है वो फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने दे रहा, और अमेरिका भी इस जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी वायलेशन करता है। तो बदकिस्मती से अमेरिका और उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है, वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, और वो इजराइल के इत्तेहादी हैं। और ये जो जंग हुई है ईरान की और इसराइल की, इसमें खुलकर पता चल गया कि जब इजराइल को ईरान से बहुत मार पड़ी थी तो अमेरिका उसकी मदद को आया, और फिर इजराइल को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी फेस सेविंग के लिए एक सीज फायर करवाया गया। तो जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, अब ये कहते हैं जी कि गजा जो है, गजा का कंट्रोल हम मिस्र को और कुछ अरब ममालिक को दे देंगे तो मसला हल हो जाएगा। ये बिल्कुल एक नाकाबिले अमल किस्म का फार्मूला है। इस तरह के फार्मूले पहले भी आते रहे हैं। पिछले 50-60 साल में कई दफ़ा जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने कुछ अरब ममालिक के साथ मिलकर इस तरह के फार्मूले ईजाद किए। पहले इन्होंने PLO को गजा से निकाला और गजा का कंट्रोल जो है वो मिस्र के हवाले कर दिया। तो जब PLO वहां से निकल गई तो वहां हमास पैदा हो गई। अब कहते हैं जी हमास को निकालना है वहां से और उसका कंट्रोल जो है वो हम फिर मिस्र को दे देंगे। तो ये इस तरह जो है ना मसला हल नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि ये जो ईरान की जो एनरिच्ड यूरेनियम है तकरीबन 408 किलोग्राम के करीब है, इसके बारे में जो अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कुछ अमेरिकी अखबारात और TV चैनल्स ने जो स्टोरीज दी हैं तो उसको ट्रंप साहब चैलेंज कर रहे हैं। अब ट्रंप साहब जो हैं वो अगर समझते हैं कि ये अखबारात जो हैं इन्होंने गलत छापा है, CNN या न्यूयॉर्क टाइम्स जो हैं वो झूठ लिख रहे हैं, तो उनके पास बड़ा सिंपल सा एक इलाज है कि अमेरिका में तो रूल ऑफ लॉ है ना, वहाँ की अदालतें जो हैं वो तो किसी की गुलाम नहीं है। तो ट्रंप साहब जो है न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN के खिलाफ दावा कर दें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उनको पता है कि इनके पास सबूत मौजूद होंगे। साहब पिछले 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि खित्ते की जो सूरत हाल है, जो जंगी सूरत हाल है, उस वजह से जो लोकल पॉलिटिक्स है वो पीछे चली गई थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हो, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये हो क्या रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो एक बाकायदा अब लग रहा है कि डिवाइड पहले भी था, अब ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक तो वो KP के बजट वाला मामला था जिसमें इमरान खान ने कहा बजट नहीं पेश करना है, लेकिन बजट पेश किया गया। फिर अली अमीन गंडापुर ने कहा पेश कर रहे हैं लेकिन पास नहीं करेंगे, फिर पास भी कर दिया गया। अब पार्टी में कोई कह रहा है कि ये सियासी कमेटी का फैसला था कि पास करना है, कोई कह रहा है कि नहीं बहुत जल्दबाजी की, अभी तो मजीद वक्त था, बाद में पास कर लेते क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन कल आपके प्रोग्राम में फिर जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि जिस दिन से मैंने जलसा किया है स्वाबी का, उस वक्त से मैं और कुछ लोग जो उसमें शामिल थे मेरे साथ, वो ज़ेर अताब आ गए पार्टी के, और सूबाई हुकूमत जो है वो उनके काम जो कर रहे थे वो भी बंद कर दिए। उन्होंने कहा मैं अपने हल्के में एक DC नहीं चेंज करवा सक रहा हूँ, चेयरमैन पार्टी का जो है वो DPO चेंज नहीं करवा पा रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है उनकी बात से कि पार्टी अब उनको टारगेट कर रही है, यानी कि KP हुकूमत उनको टारगेट कर रही है। क्या हो रहा है इस वक्त? देखें जो भी हो रहा है वो जुनैद अकबर साहब ने बहुत खुल के बयान कर दिया। और जुनैद अकबर साहब को पहले आदमी तो नहीं है ना, इससे पहले तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी खुलकर इसी किस्म की गुफ्तगू कर चुके हैं। तो ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये हमें काफ़ी अरसे से पता है कि उमर अयूब खान साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, इसी तरह शिबली फराज साहब और इसी तरह असद कैसर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, जुनैद अकबर हैं, बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना चाहते हैं। उनको इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। अब अदालत ने एक इख्तियार दिया हुआ है सलमान अकरम राजा साहब को कि जी आप जो लिस्ट बना के देंगे उन्हीं लोगों की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो लोगों से नहीं होती। अच्छा, अब इसमें यह भी एक सवाल पैदा होता है कि जब इमरान खान साहब को पता है कि हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी के लोगों की उनसे मुलाकात करवाती है, तो वो फिर हुकूमत की मर्जी के लोगों के साथ मुलाकात क्यों करते हैं? जो बाहर आके कहते हैं भाई कि अगर हम किसी के टाउट हैं तो फिर खान साहब हमसे मुलाकात क्यों करते हैं? तो जाहिर बात है फिर ये तो इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए ना कि वो इस किस्म के लोगों से मुलाकात क्यों करते हैं। लेकिन इस पर जुनैद अकबर साहब का कहना है जी कि इमरान खान साहब अगर उनसे भी मुलाकात ना करें तो फिर वो किससे मुलाकात करें। तो ऐसा लगता है कि
कभी इमरान खान साहब की फैमिली के जो लोग हैं या उनकी जो बहनें हैं, कभी उनको मुलाकात की इजाज़त मिलती है, कभी नहीं मिलती। कभी 2 बहनों को इजाज़त दे दी जाती है मुलाकात की, अलीमा खान साहबा को नहीं दी जाती। कभी अलीमा खान साहबा को अलीमा खान साहबा ने ये कहा था कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि इमरान खान माइनस हो चुके हैं? पार्टी फैसले उनकी मंजूरी के बगैर, उनसे मुशावरत के बगैर कर रही है? देखिए, अलीमा खान साहबा उनकी बहन ज़रूर हैं, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा नहीं है। और इमरान खान साहब खुद जो हैं वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जी वो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं। तो इसलिए जो अलीमा खान साहबा का जो भी बयान है, उस बयान को आप इसी तनाज़ुर में लें कि वो एक बहन का अपने भाई के बारे में एक जज्बाती सा बयान है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की रहनुमा नहीं है। मैं उनके बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन जो जुनैद अकबर का बयान है वो तहरीक इंसाफ के एक सूबाई सदर का बयान है, उसकी अहमियत ज़्यादा है। अगर जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि मैंने स्वाबी में एक बहुत बड़ा जलसा किया और असद कैसर और शाहराम तराकई ने उस जलसे की कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया, और अब ये दोनों जो हैं ये जुनैद अकबर से कहते हैं भी कि जब से हमने वो कामयाब जलसा किया है तो हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। ज़ाहिरी बात है ये सीधा सीधा इल्ज़ाम जो है वो अली मीन गंडापुर साहब पे लगाया जा रहा है, तो इसका अली मीन गंडापुर साहब को जवाब देना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अली मीन गंडापुर साहब जो है उनकी भी तो मुलाकात हो जाती है ना इमरान खान साहब से, और बैरिस्टर सैफ साहब की भी मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से, बैरिस्टर गौहर साहब की भी हो जाती है। तो ये जिन लोगों के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, ये तमाम लोग जो हैं इनके उन लोगों के साथ ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं है जिनकी मुलाकात नहीं होने दी जाती। तो इस सिलसिले में लगता यह है कि हुकूमत जो है उसने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि कुछ लोगों को मिलने दिया जाए, कुछ लोगों को ना मिलने दिया जाए, ताकि इनकी आपस में लड़ाई हो जाए, और हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो हमें कामयाब नजर आ रही है। तो इसका जो इलाज है वो तो इमरान खान साहब के पास है कि जिन लोगों को हुकूमत मिलने देती है इमरान खान साहब उनसे ना मिलें, लेकिन अगर वो मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमती स्ट्रेटजी को कामयाब कर रहे हैं कामयाब कर रहे हैं, या वो अभी उनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतने अरसे से पॉलिटिक्स में है तो उनको समझ आना चाहिए कि उनके साथ हो क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।